हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी CDP की क्लास चल रही है। तो पहले पीरियड में आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव देखा था, हमने समझा था कि महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से एक मानव के या बच्चे के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। उसके बाद जहाँ हम उस पीरियड में रुके थे वो हम रुके थे मेंडल के नियमों पर, और मेंडल की हमने थोड़ी हिस्ट्री देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि 1866 और 1900 कि 1866 में उन्होंने अपनी एक रिसर्च पब्लिश की और लगभग 1900 में जो है वर्ल्ड वाइड हुई, वो काफ़ी फेमस हुए। कैसे फेमस हुए वो मैं थोड़ा सा आपको बताया था। अब उससे आगे इस पीरियड में आगे चलते हैं। तो हेडिंग तो वही है, आनुवंशिकता के नियम। तो डाल देता हूँ दोबारा में। आनुवंशिकता का नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी। और ये बात हुई थी चुकी थी कि जो स्टार्टिंग की थी ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। अब जो ग्रेगर जोहान मेंडल है, इन्होंने दो नियम दिए थे। मेंडल जी ने दो नियम दिए थे, टू लॉज दिए थे, दो सिद्धांत दिए थे। तो जो पहले हमने पीरियड छोड़ा है उसी से जस्ट आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तो इसमें जो पहला नियम है, इनका जो पहला सिद्धांत है बच्चों, उसे हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। अभी पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, फिर क्या है क्यों है सब समझाया जाएगा। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिग्रीगेशन बोल सकते हैं। और जो दूसरा नियम था वो था बच्चों स्वतंत्र छटाई का नियम। हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र छटाई का नियम या सिद्धांत, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो बच्चों मैंने अभी नाम लिख दिए हैं कि जो मेंडल जी ने जो दो नियम दिए थे आनुवंशिकता के लिए यानी कि हेरिडिटी के लिए, उनके नाम क्या क्या हैं। एक तो है पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी जो पहला नियम है इसमें क्या कहा गया है उसकी हम चर्चा करते हैं। जो पहला नियम है बच्चों ये पृथक्करण का सिद्धांत, यहाँ लिख लेते हैं नंबर 1। इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे आनुवंशिक गुण होते हैं, कुछ ऐसी हेरिडिटी मेरिट्स होती हैं जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर वो दिखाई नहीं देते, छिप जाते हैं, और फिर दूसरी पीढ़ी छोड़ दीजिए, या तो तीसरी पीढ़ी में दिखाई देंगे, और हो सकता है तीसरी पीढ़ी में भी ना दिखाई दें, तो हो सकता है फिर चौथी पीढ़ी में दिखाई देंगे। इस प्रकार से इन्होंने ये जो पहला नियम है पृथक्करण का सिद्धांत, इसे समझाने का प्रयास किया है। तो इसे मैं अपने शब्दों में लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि क्या बताया जा रहा है, किस तरह से बताया जा रहा है। तो पहले नियम में जो मैंने भी बोला आपको, उसे मैं शब्दों में अंकित कर रहा हूँ आपके सामने। तो बोला क्या गया बच्चों, बोला ये गया कि जो आनुवंशिक गुण, जो आनुवंशिक गुण पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन में पहली पीढ़ी में छिप जाता है। छिप का मतलब हाइड हो जाता है, छिप जाता है, वह बाद की
किसी पीढ़ी में, बाद की, ऊपर लिख लेते हैं, बाद की किसी पीढ़ी में, किसी जनरेशन में दोबारा दिखाई देगा, दोबारा दिखाई देगा। तो ये मैंने कुछ शब्द लिख दिए कि एक ऐसा जेनेटिक प्रॉपर्टी या एक ऐसी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी जो पहली पीढ़ी में छिप गई, दिखाई नहीं दी। माता पिता के गुण संतान में ट्रांसफर होते हैं, ये हम जानते हैं, जो हम आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो ये गुण हैं जो छिप गए थे, वे समाप्त नहीं होते, उनका अंत नहीं होता। तो बाद की जो पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उनमें कहीं ना कहीं वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ बात ये है कि चलो जो हमने ये लाइन लिखी, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इस लाइन को पृथक्करण का सिद्धांत क्यों कहा गया, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा गया, इस शब्द के क्या मायने हैं, इस शब्द के क्या मायने हैं, यह जो लाइन लिखी गई ये इस शब्द से कैसे तालमेल रखती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इस लाइन को हम अलग प्रकार से भी कह सकते हैं। अगर मुझे आपको पृथक्करण समझाना है तो इस पृथक्करण को समझाने के लिए, सेग्रीगेशन को समझाने के लिए इसी लाइन को मैं दोबारा से परिभाषित कर रहा हूं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये आनुवंशिक गुण, ये आनुवंशिक गुण हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज या मेरिट्स, ये आनुवंशिक गुण जब छिप जाते हैं, जब छिप जाते हैं, तब अन्य गुणों के साथ मिलकर, तब अन्य गुणों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व, अपना अस्तित्व, अस्तित्व बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंस, जो कुछ भारी सा शब्द आएगा मैं उसे दोनों भाषाओं में लिख दूंगा, फिर एक बार इंग्लिश में डिफाइन कर दूंगा, हिंदी में डिफाइन कर दूंगा। तो अब अन्य गुणों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, नहीं खोते हैं। अतः यह नियम, यह सिद्धांत पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। अतः यह सिद्धांत पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। तो बच्चों ये बात समझ में आई होगी आपको, बाकी मैं समझा दूं एक बार कि इसे पृथक्करण का सिद्धांत क्यों कहा गया। तो इन्होंने अभी हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था पहली लाइन में कि जो गुण पहली पीढ़ी में होते हैं वो कुछ समय के लिए, कुछ पीढ़ियों के लिए छिप जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे गुण जो है समाप्त हो गए। अब वे गुण जो है दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या किसी बाद की पीढ़ी में दोबारा से दिखाई देते हैं। अब इसी बात को अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो आनुवंशिक गुण हैं, ये जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं, जब ये छिप जाते हैं तो दिखाई तो दे नहीं रहे, तो हो सकता है कि अन्य गुणों के साथ मिल जाते हों, लेकिन ऐसा नहीं होता, अपना अस्तित्व रखते हैं। अपना अस्तित्व इनका जो है कहीं नहीं जाता, अन्य गुणों के साथ ही खो नहीं जाते, मिल नहीं जाते, बिल्कुल अलग ही रहते हैं, और फिर बाद की किसी पीढ़ी में फिर दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब वे जो गुण हैं वे पृथक रहे, किसी प्रकार से अलग रहे, उनके साथ, अन्य गुणों के साथ उनका मेल या मिलाप नहीं हुआ, और अपना जो अस्तित्व है वो नहीं खोया। इसलिए इस सिद्धांत को बोला गया है पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। अब उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन दूसरा सिद्धांत पढ़ने से पहले आप ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई एग्जाम्पल है क्या, इसका पहले नियम का, बिल्कुल है। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, उदाहरण की बात करूंगा, तो कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं,
कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं, डिसीज होती है, और इन डिसीज के बारे में देखा गया है कि हो सकता है कि हर पीढ़ी में हो, प्रत्येक पीढ़ी में हो, और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पीढ़ी का गैप हो गया बीच में, कुछ जनरेशन में ये रोग नहीं आया और फिर दोबारा से तीसरी चौथी पीढ़ी में दोबारा से डिसीज आ गई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मान लिया ये गुण था डिसीज का, बीमारी का, ये स्वतंत्र रहा है, कहीं ना कहीं पृथक रहा है, सीक्रेट रहा है, इसने कहीं भी अपना जो अस्तित्व खोया नहीं है, वह छिप गया है कुछ पीढ़ियों के लिए, कुछ समय के लिए। उसके बाद जो है दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं जो स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत है। अब ये क्या है, क्यों ऐसे देखेंगे, तो दूसरा नियम लिख लेते हैं। नंबर 2, हेडिंग तो डाल ही रखा है तो दोबारा हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है। स्वतंत्र छटाई का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या होता है, इसमें कहा गया है बच्चों, पहले बोल के बता देता हूँ एक बार, कि जो आनुवंशिक गुण है अगर इनका वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वे किसी दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा। ये इसमें कहा गया। अब इस बात को कैसे समझेंगे, वो भी आगे की बात है, मैं लिख देता हूं कि किसी आनुवंशिक गुण का वितरण को बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या असॉर्टमेंट, जो मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया था। किसी आनुवंशिक गुण का जो वितरण होता है अन्य किसी आनुवंशिक गुण के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये इस नियम में बताया गया है स्वतंत्र छटाई का नियम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से कहना चाह रहे हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले एक बार दोबारा बोल देता हूँ, क्या बताया गया कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो हेरिडिटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जब उनका वितरण होगा, जब उनका असॉर्टमेंट होगा, तो वो किसी अन्य आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता। एक गुण का वितरण और दूसरे गुण का वितरण, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे। एक का वितरण दूसरे के वितरण को प्रभावित नहीं करेगा, एक का असॉर्टमेंट दूसरे के असॉर्टमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये सब तो हमारे समझ में आ गए। बल्कि पूर्ण रूप से क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो क्या बोल दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल दिया गया। अब इसका कोई उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे मेंडल ने देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी रिसर्च में, कि जो मटर का पौधा होता है, जो पी प्लांट होता है, तो इसके जो फूल का रंग होता है, फ्लावर का जो रंग होता है, जो इसके फ्लावर का कलर होता है, वो प्रभावित नहीं होता किससे, जो इसके डंठल का रंग है या जो तने का रंग है। तना क्या होता है, स्टेम, कि जो स्टेम का कलर है उससे प्रभावित नहीं होता, है ना। तो जो मटर का पौधा है उसका जो फूल का रंग है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो अलग ही होगा, जबकि जो डंठल है या जो तना है उसका जो बिल्कुल अलग ही होगा। तो इस तरह से इसने कहा है कि जब वितरण होता है तो एक आनुवंशिक गुण का जो वितरण होता है वो दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण को प्रभावित नहीं करता,
और इसी नियम को कहा गया है स्वतंत्र छंटाई का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों हमने अभी देख लिया है कि जो मेंडल हैं उन्होंने आनुवंशिकता को लेकर, हेरिडिटी को लेकर अपने दो महत्वपूर्ण नियम क्या दिए थे और उनके नाम क्या थे, और इस तरह से मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं कि आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है जो इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब हमने आनुवंशिकता के जो गुण है मेंडल के वो पढ़ लिए। अब आनुवंशिकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हमें देखने चाहिए। तो मैं हैंड डाल रहा हूं, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये जो मुख्य तथ्य हैं आनुवंशिकता के बारे में, यानी कि हेरिडिटी के बारे में, वो क्या है। तो इसमें कहा गया है बच्चों कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे में, उस बालक में, एक बालक में माता पिता के आधे यानी कि 1/2 आनुवंशिक गुण आ जाते हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक द्वारा बताया गया है, जिन्होंने रिसर्च कर रखी है। आनुवंशिक गुण, हेरिडिटी प्रॉपर्टीज या मेरिट्स आ जाते हैं। इसके बाद आफ्टर दिस 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 गुण, 1/4 गुण दादा दादी और नाना नानी के भी आ जाते हैं। नाना नानी के भी आ जाते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके 1/4 गुण उस बच्चे में आ जाते हैं। तथा शेष गुण, शेष गुण, अब शेष गुण भी कितने बचे? 1/4 बचे, 1/4। तो जो और पूर्वज है, पहले जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स, पूर्वजों से आ जाते हैं। ये कहा गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ये थ्योरी दी गई है, फैक्ट दिया गया है। तो इसे आप भी ध्यान में रखें कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आनुवंशिकता उसके जन्म में कौन कौन से रोल प्ले करती है, या जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो क्या हैं। तो ये बताया गया है, ये कहा गया है कि जब किसी बालक का जन्म होगा तो उसमें जो आधे गुण है बच्चों, वो तो उसके माता पिता से आ जाते हैं, यानी कि जस्ट पहली जनरेशन से, और 1/4 जो है उससे पहली जनरेशन से आ जाते हैं, यानी कि दादा दादी और नाना नानी, और उससे भी जो पहले पूर्वज हैं उनसे भी गुण आ जाते हैं जो 1/4 है। ये पहला तथ्य था। उसके बाद नेक्स्ट है, आपने एक नया शब्द पढ़ा होगा पहले भी बायोलॉजी में, जिसे बोलते हैं गुणसूत्र, और इन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो उसकी बारी आ रही है। तो दूसरा जो तथ्य है वो है कि जो गुणसूत्र हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स, तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स हमेशा, ऑलवेज जोड़ों में रहते हैं, यानी कि पेयर्स में रहते हैं।
यानी कि कभी भी जो है विषम संख्या नहीं होगी, यानी कि ओड नंबर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगी। ठीक, तो कभी भी मैंने भी बताया आपको क्या होगी कि जो विषम संख्या है जिसे इसमें क्या बोलते हैं, ओड, कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर ही होगी, किसकी, गुणसूत्र की और क्रोमोसोम्स की। ठीक, तो ये दूसरा तथ्य है। तीसरा तथ्य है, इन गुणसूत्र के अंदर ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो इन गुणसूत्रों में यानी कि क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, और ये जीन्स भी हमेशा जोड़े यानी कि पेयर में ही रहते हैं, पेयर में ही रहते हैं, तथा इन्हीं जीन्स से, इन्हीं जीन्स से बालक के गुणों का, बालक के गुणों का निर्धारण होता है, बालक के गुणों का निर्धारण होता है। तो ये तीसरा फैक्ट है। तो क्या कहा गया बच्चों कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। अब जैसे जो क्रोमोसोम्स थे वो पेयर में रहते हैं, इसी प्रकार से जो जीन्स हैं ये भी पेयर में ही रहते हैं। और जब ये पेयर में रहते हैं तो इन्हीं जीन्स के द्वारा बालक के जो गुण हैं, कितने गुण माता पिता से आए हैं, कितने दादा दादी या नाना नानी से आए हैं, किसकी शक्ल किससे मिल रही है, किसके बोलने का अंदाज क्या है, ये सब इन्हीं जीन्स की वजह से होता है। उसके बाद अगला जो तथ्य है, अगला तथ्य है कि मानव में या मानव शिशु में, मानव ही लेते हैं, मानव में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। यह आप याद रखें, याद होगा भी, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधा हो या कोई जीव हो, मेंढक हो, कबूतर हो, है ना, कोई फसल हो, गेहूं, हर चीज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। उनकी संख्या जो है अलग अलग होती है। यहाँ बात किसकी हो रही है, सिर्फ मानव की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं। और जो बाल है, जो बालक है, वो भी क्या है, मानव है। तो मानव में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जैसे हमने अभी देखा था कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर है। इसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो आते हैं मदर से, यानी कि माता से। और जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, फादर से आते हैं, यानी कि पिता से आते हैं। इस प्रकार जो है 23 जोड़े कह सकते हैं, 23 पेयर्स, या कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक, तो ये तथ्य हो गया। अगर 46 ना लिखा आया तो क्या आएगा, 23 जोड़े। तो एक ही बात है, उसका ध्यान रखें, 23 पेयर बोल लो या 46 बोल लो, ये तथ्य हो गया। उसके बाद जो कुल जोड़े हैं क्रोमोसोम से, कितने हैं बच्चों, 23 जोड़े। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं, जो 22 पेयर होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं कि इनमें जो है बिल्कुल आकार में और विस्तार में बिल्कुल समान होते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स। ठीक, इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं, लिख देता हूं मैं, 23 जोड़ों में से 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े होते हैं, 22 पेयर होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। और इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, AUTOSOMES, ऑटोसोम्स
कहा जाता है। ठीक, तो जो टोटल पेयर थे कितने थे? 23 जोड़े थे। 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्या हो गए? ऑटोसोम्स हो गए। अब एक जोड़ा जो बचता है, जो 23वां जोड़ा बचता है, वो जो है जेंडर निर्धारित करता है। वो क्या करता है? जेंडर बताता है कि जो बच्चा है, जो बालक होगा, वो बालक होगा यानी कि बॉय होगा या गर्ल होगी, ये कहा गया है। तो यहाँ लिख देते हैं जो 23वां जोड़ा है, जो 23rd पेयर है, ये छठा तथ्य लिख लेते हैं। 23वां जोड़ा जो पेयर होता है वो जेंडर यानी कि लिंग निर्धारित करता है। लिंग निर्धारित करता है एक बच्चे का, एक शिशु का जो भी गर्भावस्था में है, कि वो जब उसका जन्म होगा तो बालक होगा या बालिका होगी। उसके बाद ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि जो बालिका होती है, गर्ल, बालिका यानी कि गर्ल में जो जोड़ा होता है एक्स एक्स होता है, और जो बालक है यानी कि बॉय, उसमें होता है एक्स और वाई। ठीक, ये देखा गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे समान है, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। तो जब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक्स की तुलना किससे करेंगे? वाई से तुलना करेंगे। यहाँ ये देखने को मिलता है कि जो वाई है, जो वाई गुणसूत्र है, वो एक्स की अपेक्षा छोटा होता है। जो वाई है वो एक्स की अपेक्षा छोटा होता है, इसे लिख लेते हैं। 7वां जो वाई गुणसूत्र है, जो वाई क्रोमोसोम्स है, एक्स की अपेक्षा, एक्स की तुलना में, एक्स की अपेक्षा छोटा यानी कि स्मॉलर होता है। ठीक, फिर 8वां क्या फैक्ट हो सकता है? जब वाई गुणसूत्र छोटा है एक्स की तुलना में, तो जो वाई में जीन्स होंगे, वाई में जीन्स होंगे की संख्या एक्स से कम होगी। तो अगला फैक्ट ये हो सकता है, क्योंकि जब ये छोटा है तो नेचुरली जो वाई में जो जीन्स होंगे वो एक्स की तुलना में क्या होंगे? कम होंगे। तो ये कुछ तथ्य थे बच्चों जो ध्यान रखने योग्य थे। 8 तथ्य मैंने आपको लिखे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसे मैं रब कर देता हूं। सब चीज आपको समझाई जा रही है, ध्यान से आप समझते रहें, सुनते रहें। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आनुवंशिकता और वातावरण का शिक्षा पर प्रभाव। अभी तक तो हमने सीखा है कि आनुवंशिकता क्या है, वातावरण क्या है, और जितनी भी इंपोर्टेंट टर्म्स थी या तथ्य थे वो सब हमने पढ़ लिए। अब इन दोनों टर्म्स का शिक्षा पर क्या महत्व होता है? तो आनुवंशिकता तथा वातावरण का शिक्षा में महत्व। इंपोर्टेंस इन एजुकेशन, इंपोर्टेंस इन एजुकेशन। तो महत्व निकालने से पहले या महत्व बताने से पहले इन दोनों टर्म का हमें भली भांति पता होना चाहिए था कि किस तरह से ये क्या टर्म है, किस तरह से ये है, क्या अपने अंदर गुण रखती हैं, तभी तो मैथ समझ पाएंगे। तो अब ये कहा गया है कि ये दोनों ही टर्म आनुवंशिकता और वातावरण शिक्षा में जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। और बच्चों में जितना भी विकास होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो,
मानसिक विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट, या सामूहिक विकास हो, इमोशनल डेवलपमेंट, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन दोनों टर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जितना भी विकास होगा किसी बच्चे का, यानी कि डेवलपमेंट होगा, वो कौन कौन सी डेवलपमेंट मैंने बोल के बता दिया आपको। तो इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है इन दोनों टर्म का, ये बताने की कोशिश की है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये कहा गया है, ये बात तो हम भली भांति जानते हैं कि किसी भी मानव के लिए इन दोनों टर्म का होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में ये समझाया गया है कि अगर मान लिया किसी बालक में आनुवंशिकता के गुण आ गए, किसी बालक में आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी के तो प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन उसे जो है वहाँ पे उचित वातावरण नहीं मिल पाया। उचित वातावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो उसे किसी भी वजह से नहीं मिल पाया। एक स्थिति तो ये हो सकती है, तो क्या होगा कि जो उसका विकास है, जो उसका बौद्धिक विकास है, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास, वो अच्छी तरह से नहीं होगा, अच्छी तरह से नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों, अगर मान लिया किसी बच्चे को अच्छा वातावरण दे दिया गया, अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया गया, लेकिन उसमें जो है जो आनुवंशिकता के गुण हैं, जो आनुवंशिकता के गुण हैं, जो हेरिडिटी की मेरिट्स हैं, वो कुछ कम रह गए, तब भी ये देखा गया है कि जो उसकी मेंटल ग्रोथ है, जो उसका बौद्धिक विकास है, वो भी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है कि अगर किसी बच्चे को शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में अच्छी तरह से विकास करना है, या जो उसका बौद्धिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट, हम ये चाहते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कि उसका जो विकास है बहुत अच्छी तरीके से हो, तो ये दोनों ही जो पद हैं, आनुवंशिकता भी और वातावरण भी, इनका हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा कि कहीं भी कोई टर्म पीछे ना रह जाए, और दोनों का जो एक सहयोग होगा, किसी बालक की पर्सनालिटी के अंदर जो समावेश होगा, तभी उस बालक का बौद्धिक विकास अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इन दोनों पदों का शिक्षा में क्या महत्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, शिक्षकों के लिए महत्व। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षकों के लिए महत्व। अब शिक्षक यानी कि टीचर के लिए महत्व क्या है और क्यों बताया जा रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। शिक्षकों यानी कि जो टीचर्स हैं के लिए महत्व, इन दोनों टर्म का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। पहली बात तो ये है कि जो शिक्षक है, टीचिंग करने से पहले अगर मान लिया उसे इन दोनों टर्म का अच्छी तरह से ज्ञान है, जैसे मान लिया सर्टिफिकेट कोर्स में रखा हुआ है, तो क्यों रखा हुआ है, ताकि आप इसे बहुत ही सीरियसली पढ़ें और ये समझाने का प्रयास करें कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी होती है या जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो दोनों वजह से होता है, ना कि किसी एक वजह से। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आप उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से डील कर पाओगे, है ना, उसे उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे और उसका निवारण कर पाओगे। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से जो टीचर्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो बच्चे को पीटते हैं, मारते हैं और उसे फिर समझाने का प्रयास करते हैं, और शायद ये समस्या फिर भी हल नहीं होती। तो ये कोई तरीका है ही नहीं। अगर आप टीचर हो और आप इस सब चीज़ों को समझते हो कि कुछ गुण जो हैं आनुवंशिकता से आते हैं, कुछ गुण जो हैं वातावरण से आते हैं, तब जाके एक पर्सनैलिटी बनती है, तो कहने का सार यही है कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और उनका निवारण कर पाओगे हर तरीके से। दूसरा, अलग अलग तरह से जो शिक्षक होता है, जो एक कुशल अध्यापक होता है, उसे बहुत अलग तरीके से जो है कुछ शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं,
वो टाइम टू टाइम ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं इन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और इनमें इन्वॉल्व होने के बाद कहीं ना कहीं वातावरण का उनमें प्रभाव पड़े और चीज़ों की ओर आगे बढ़े। जैसे सामाजिकता, सहभागिता, है ना, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं एक कुशल अध्यापक के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर इनका विद्यालय में या विद्यालय के परिसर में इनका सभी का आयोजन किया जाता रहे ताकि बच्चा वातावरण के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो ये शिक्षकों के लिए महत्व बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट बता सकता हूँ कि जो नॉलेज है, जो मैंने अभी बोल के बताया था, इन दोनों टर्म की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है किसे, टीचर को, जिससे कि वो बच्चों की समस्याओं का निवारण उचित प्रकार से कर सके। उसके बाद बच्चों को जो है कभी भी शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो बिल्कुल एक सहयोगी की तरह हो, एक फ्रेंड की तरह हो, ताकि कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम को बताने में झिझके नहीं। क्योंकि अगर मान लिया आप उसे बहुत दुर्व्यवहार करते हो, उसके साथ आप ये जताने का प्रयास करते हो कि भाई मैं तो सुपीरियर हूँ और आप इन्फीरियर हो, तो बच्चा कभी भी अपनी समस्या को लेकर आपके सामने नहीं आ सकता, जिससे कि उसका विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कुशल अध्यापक के अंदर होना जरूरी है, जो मैंने आपको समझाई। तो अभी बच्चों ने पढ़ा कि जो आनुवंशिकता का उसे शिक्षा में क्या महत्व होता है और जो शिक्षक हैं उन्हें क्या क्या पता होना चाहिए इन टर्म के बारे में, ताकि वो बच्चे को उचित ज्ञान दे सके। उसके बाद कुछ पॉइंट रह जाते हैं, 2-3 और, उसके बाद बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे 1950 में ये पता लगाया गया था, ये 2-3 बात है, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ये कोई हेडिंग नहीं है। 1950 में ये पता लगाया गया था 1950 में कि जो जीन होता है, जिसकी हम बात करके आए हैं अभी, गुणसूत्र के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो जो जीन होता है उसमें 2 जैविक अणु होते हैं, उसमें 2 जैविक अणु होते हैं। 1950 में ये पता किया गया कि जो जीन होता है, जीन्स होता है, उसमें 2 क्या होते हैं, जैविक अणु होते हैं। जैविक को बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंग्लिश में, कि 2 ऑर्गेनिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। इनके नाम अच्छी तरह से आप जानते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जानते हैं, क्योंकि जब हम 9th-10th में पढ़ते हैं तो काफी अच्छी तरह से इन्हें याद कराया जाता है, आपके याद होगा। तो ये जो अणु होते हैं बच्चों, ये कौन से होते हैं, तो डीएनए और एक आरएनए। तो ये भी जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, इसे बताया गया डीएनए। अब डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, आरएनए होता है, जिसे से यहां से शुरुआत कर देते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी हमें जानकारी होनी जरूरी है कि डीएनए और आरएनए क्या है, 2 जैविक अणु है। इनका पता कब लगाया गया था, लगभग 1950 में। तो एक तो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद एक लाइन और लिख लेते हैं कि जो आनुवंशिक गुण हैं उनका जो संचरण होता है, ये बात आज आप जानते हो, बाकी मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ, ये कोई ऐसे बात नहीं है कि नहीं जानते हो आप। जो आनुवंशिक गुणों का जो संचरण होता है, आनुवंशिक गुणों का संचरण जीन के द्वारा ही होता है, जीन के द्वारा ही होता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक या हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज is possible
थ्रू जीन। ठीक, ये कहा गया है। तो डीएनए समझ लिया, आरएनए समझ लिया, शिक्षकों के लिए क्या महत्व है आनुवंशिकता का ये समझ लिया, और शिक्षा में किस प्रकार ये महत्व देता है ये भी हमने समझ लिया। तो जितने भी बच्चे इंपोर्टेंट पॉइंट थे आनुवंशिकता के, वातावरण के, वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं 2 पीरियड में। उम्मीद है कि इससे ही आपके एग्जाम में आया है। अगर आप पास ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है सब चीज़ इसमें से ही आपको मिलेगी। चलिए इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट पीरियड में फिर नया टॉपिक्स पर बात करेंगे। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।